चलो देखो, तो हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 और इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स की बातें करी थी, जिसमें हम लोग आरटीए के बारे में पढ़ रहे थे ना, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसमें हमारा जो है ट्रेडिंग ब्लॉक तक हम लोगों ने बात कर ली थी, और अब हम लोग 5वीं बात इसमें करने के लिए आज जा रहे हैं। तो लिखिए बेटा 5th नंबर, फ्री ट्रेड एरिया। देखो ना, अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो जैसे जो भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम लोग किस नाम से भी जानते थे बेटा? समझाया था पिछली क्लास में। ग्रुप ऑफ कंट्रीज को किस नाम से भी जानते हैं? ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ब्लॉक का मतलब ही हमने क्या बोला था? समूह। तो अगर कहीं पर भी हम लोग देखें तो क्या उसमें क्या था कि आपस में या तो नॉमिनल रेट रखा जाएगा या फ्रीबी का रखा जा सकता है, या नहीं रखा जा सकता है कि भाई आपस में जो भी उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे, उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ चार्ज ना हो रहा हो या एक नॉमिनल चार्ज हो रहा। तो अगर नॉमिनल हो गया फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर कहीं पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता है, आपस में वो फ्री होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा? फ्री ट्रेड एरिया। जैसे आपको एक नाम लिखवाया था हमने बेटा एशियन कंट्रीज का। एशियन कंट्रीज का नाम मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एशियन कंट्रीज के और इंडिया के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये किसके अंतर्गत आता है बेटा? एफटीए के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एफटीए के अंतर्गत। यहां पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता। आपको याद होगा एक नाम हमने काउंटर वेलिंग बताया था। तो काउंटर वेलिंग में क्या बताया था? तुम नुकसान कर रहे थे तभी ना, कि भाई वहां पर तुमको सब्सिडीज मिला, उसका फायदा उठाने के लिए तुम यहां पर काम कर रहे थे, तब ना वहां पर काउंटर वेलिंग लगाया गया। ऐसे किसी भी तरीके की कोई चार्ज की बात करी थी क्या? नहीं करी थी। तो ये जो एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, ये किसके बेसिस पर आता है बेटा? फ्री ट्रेड एरिया के बेसिस पर आता है। किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो फ्री ट्रेड एरिया का मतलब समझ गए कि बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी ड्यूटीज के, बिना किसी टैक्स के आपस में व्यापार को करना ही क्या कहलाता है हमारा बेटा? फ्री ट्रेड एरिया के नाम से आता है। कि वैसे क्षेत्र जहां पर हम बिना किसी टैरिफ के काम कर रहे होंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा हमारा बेटा? एफटीए के अंतर्गत आएगा। याद रख लोगे इतना? तो चलिए जरा अब इसके अंतर्गत भर भी देते हैं कुछ। तो लिखिएगा, इट इज अ group of countries that eliminate all tariff and quota barriers on trade with objective of increasing exchange of goods among themselves। कि वो आपस में बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी बैरियर्स के क्या कर सकता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात कर सकता है, मतलब व्यापार कर सकता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? व्यापार कर सकते हैं बिना किसी टैरिफ के। देख रहे हो ना, एलिमिनेट ऑल
टैरिफ कि जितने भी ड्यूटीज हैं उन सबको क्या होगा, एलिमिनेट का मतलब क्या, हटा देना, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, तो एशियन कंट्रीज और इंडिया में किसके बीच के अंतर्गत आएगा बेटा, फ्री ट्रेड एरिया। तो अगर चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, एशियन इंडिया क्या आएगा बेटा, फ्री ट्रेड एरिया ना। एशियन का फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इंडिया के बीच में किसी भी तरीके का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। किसका, अच्छा तो क्लास में होगा नहीं। ठीक है आदित्य, कोई नहीं, देख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए बेटा, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे एरिया जहां पर किसी भी तरीके का कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा, वो टैरिफ क्या कर दिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, एफटीए के अंतर्गत आएगा, फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान में रख लोगे। तो इसमें भी याद रखना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करेंगे हम लोग। ब्लॉक में भी क्या करा था हम लोगों ने, ग्रुप ऑफ कंट्री, और वहां पर क्या हो सकता है एक नॉमिनल चार्ज हो, या हो सकता है आपस में कोई नॉमिनल चार्ज नहीं हो, लेकिन बाकी बाहर वालों के लिए क्या करेगा, सब मिल करके एक रेट तय कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो ये बातें हम लोग यहां पर कर रहे थे एफटीए के अंतर्गत। फिर इसके बाद बेटा छठा नंबर आता है, हाँ, ए कस्टम यूनियन। कस्टम, ऐसी किसी भी कंट्री के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में बिना टैरिफ के अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसी को एफटीए कहते हैं, बस इतना ध्यान रखो, जो भी हो। ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा, कस्टम यूनियन। बेटा वो जो हमने अभी ब्लॉक वाली बात बताई थी ना, देखना अभी जो लिखूंगा लगभग में ए टू जेड सेम बातें होंगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, समूह, संगठन, मतलब एक तरीके का मार्केट, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसमें थोड़ा सा वर्ड में बदलाव हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। हाँ, वही तो बता रही हूं, पहले ही भूल रहा है। ठीक है, तो पहले लिखाएंगे तभी तो बताएंगे। का गौरव तू भी ना, लिखो बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ countries that eliminates all tariffs on trade among themselves। यहां तक देखने से नहीं लग रहा कि आ गया हमारा फ्री ट्रेड एरिया की तरह, यहां तक लिखने से क्या लग रहा है, अभी ऊपर वाला फ्री ट्रेड एरिया यही लिखवाया था ना, लगा दो यहां पर कोमा, बट मेंटेन ए कॉमन टैरिफ ऑन
ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। बेटा देखो, जब ब्लॉक लिखवाया था तो ब्लॉक में क्या था कि एक्सटर्नल के लिए तो टैरिफ था, आपस में फ्री भी हो सकता है और नॉमिनल चार्ज भी हो सकता है। दोनों बातें बताई थी ना कि आपस में फ्री भी हो सकता है और, लेकिन जब हम कस्टम यूनियन की बात करेंगे तो पहला तो अब यहां पर ये नहीं है कि नॉमिनल होगा या नहीं होगा, पहले तो जो भी है वो खत्म करो। तो आपस में क्या हो गया, फ्री, मतलब फ्री ट्रेड एरिया आ गया। और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एरिया में ये नहीं बोला था कि बाहर वालों के लिए कॉमन टैरिफ चार्ज करेंगे, लेकिन ये क्या कहता है, बाहर वालों के लिए एक कॉमन टैरिफ। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आ गया, ये नहीं आ गया, तो ये अंतर है। ठीक है, कि एक तरीके का ये क्या हो गया, मार्केट हो गया, एक तरीके का क्या हो गया हमारा, मार्केट। और इसी के बेसिस पर जो हमारा अगला टर्म्स आता है उसको कह देते हैं कॉमन मार्केट। ये हो गया कॉमन यूनियन, कि एक बन गया संगठन। लेकिन संगठन काम कहां करेगा, काम करने के लिए कोई ना कोई प्लेस चाहिए ना, क्योंकि मार्केट का मतलब ही क्या होता है, जहां बायर और सेलर दोनों हो। मार्केट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर बायर और सेलर दोनों हो। तो बायर और सेलर दोनों हो तो इसी को नाम क्या दे देंगे यहां पर, कॉमन मार्केट। तो फ्री ट्रेड ब्लॉक जो था हमारा, उसमें क्या था कि संगठन सिर्फ बनाया हमने, उस ग्रुप की बात करी हमने, बाकी और कोई लेना देना उससे नहीं है। फ्री ट्रेड में हमने बोला कि आपस में हम किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं करेंगे, बाहर वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हम बात किसकी करेंगे, आपस की बातें करेंगे। और ये जो कस्टम यूनियन हो गया, बोला कि आपस में तो फ्री ही रहेगा, लेकिन बाहर वालों के लिए भी क्या करें, एक तो कॉमन वाला हम लोग तय कर लें और उसके बेसिस पर बाहर हम लोग बेचें। तो आपस में क्या, फ्री ही होना चाहिए, कोई और ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, कस्टम यूनियन। और मैंने शुरू में भी, यूनिट शुरू करने से पहले भी बताया था कि इसमें नाम को बस याद रखना है, क्योंकि हरकतें सबकी मिलती जुलती होंगी, हरकतें सबकी क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। इंडिया टीम की तरह सब एक ही जैसे आउट हो रहे हैं, है कि नहीं, ऑल आउट हुआ कि नहीं रहे, 8 हो गया। हो गया बाहर इंडिया चैंपियनशिप, अब बाहर हो गया। अब कोई अब चांस नहीं, अगर कल साउथ अफ्रीका हार जाती तो एक चांस भी बनता। श्रीलंका के बस की बात इतनी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 मैच हरा दे, अरे नहीं होगा भाई। चलो 7th नंबर पॉइंट देखो बेटवा, तो हमने क्या बोला था, अभी हमने कस्टम यूनियन देखा, तो कस्टम मार्केट भी या कॉमन मार्केट भी हो सकता है, नहीं तो लिख लीजिए बेटा कॉमन मार्केट। तो मार्केट क्या होता है, जहां पर बायर और सेलर दोनों आपस में क्या करता है, कांटेक्ट करते। भाई आपको कोई भी चीज की जरूरत हो खरीदने की, तो क्या बोलते हैं, आंख बंद करके, हे प्रभु भेजो, हाँ आ गया। ऐसा कभी हुआ है, नहीं ना, प्रभु पथ प्रदर्शित करें, ऐसा तो नहीं होता। भाई आपको अगर भूख लगी है तो दुकान तक जाना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा ए भैया समोसा दे दो, और फिर माल निकाल के देना पड़ेगा। तो वो हुआ ना मार्केट, कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान। आप यहां पर भी बैठे हैं तो नीचे माल वसूला गया होगा आपसे, है कि नहीं, मोटा ना, बर्बाद कहेगा। तो वो जो माल वसूला गया है तभी तो मार्केट बना है। भाई आप बायर हैं, हम सेलर हैं, एक दोनों के संपर्क में आए, एक प्लेस फिक्स्ड हुआ, एक प्राइस फिक्स्ड हुआ, तभी तो वो मार्केट बनता है। तो कॉमन मार्केट का मतलब यही है, जिसकी जो इच्छा हो आकर के परचेज कर सकता है। तो लिखिएगा बेटवा, ए कॉमन मार्केट
डिपेंड्स ए custom union by providing for all flows of output and of factor of production by reducing or eliminating internal tariffs and by creating common external tariff. A common market depends a custom union अभी अभी देखा था, ग्रुप था हमारा, by providing for all flows of output and factor of production by reducing or eliminating internal tariffs by creating common external tariff. तो ये तो यूनियन में हमने देख ही लिया था। साथ ही साथ यहां पर किसकी बात हो गई? सेल एंड परचेज की। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाएगा बेटा? कॉमन मार्केट। और मार्केट का मतलब ही क्या होता है? जहां पे बाय और सेल हो। क्या बेटा? अरे जो आपस में लगाते हैं उसको तो खत्म कर दिया ना। कॉमन कस्टम यूनियन में तो यही लिखा है ना कि आपस वाले चीजों को क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो यहां पर बस आपको ध्यान में एक रखना है, कस्टम यूनियन था जहां पे तो हमने पहले ही तय कर लिया था कि आपस में किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं और बाहर वालों के लिए कॉमन फैक्टर। लेकिन गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा? आदान प्रदान भी तो होगा ना, सेल और परचेज होगा। तो सेल परचेज हो गया तो क्या बन गया? वो मार्केट बन गया। तो है वही कस्टम यूनियन। इसलिए देखो मैंने हेडिंग भी यहां पे क्या लिखा है कि ए कॉमन मार्केट डिपेंड्स ए कस्टम यूनियन। तो होगा तो कस्टम यूनियन ही, तो उसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर लिया। लेकिन वो सेल परचेज की बात अब यहां पर होगी तो बन गया क्या हमारा? मार्केट। ओके, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा। अरे अभी कहां से आए? कल क्या है बेटा? अच्छा कल तो आप लोगों की पार्टी है, चलती है भाई तुम लोगों की। नहीं, मैं तो इन पार्टियों से मोह माया से दूर रहता हूं। मैं जल्दी भोजन भी नहीं करता। हाँ नहीं, मैं नहीं करता। बाई चांस ही जब से टॉपर्स में मैं आया हूं और पार्टियां हुई हैं, मैंने आज तक सिर्फ एक बार खाना खाया है। मैं नहीं खाता। 2022 में। अभी कुछ समय पहले भी पार्टी हुई थी, मैंने कंज्यूमशन नहीं किया। मैं इन सब मोह माया से दूर रहता है। नहीं, ना मैं डांस वांस करता हूँ, ना मैं गाना वाना गाता हूँ। आराम से बस कंसंट्रेट होता है कि जो काम चल रहा है उसको सही से मैनेज करो, खत्म करो, निकल लो। फिर यहाँ से निकल के होटल में बैठता हूँ, फिर बढ़िया से भोजन करता हूँ, फिर घर की तरफ रवानगी होती है। और कल तो मौका भी नहीं है, कल तो यहाँ पे रहूंगा, यहीं से अपना लैपटॉप वाला बैग उठाओ, चला मुसाफिर हीरो बनने राजस्थान। 6:30 बजे वंदे भारत है दिल्ली कैंट से। आराम से बैठो और घूमने के लिए 2 दिन के लिए निकल जाओ। फिर 2 तारीख को 11:15 बजे डायरेक्ट दिल्ली पहुंचूंगा कि 11:30 से क्लास ले सकें। बाकी सब प्रभु इच्छा, मोह माया है। चलो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? चलो जी, 8वां नंबर। लेकिन आप लोगों की कल 9 से 1 क्लास है और 2 बजे से आराम से जो है एकदम कमर मटकाते हुए पार्टी वार्टी है, डीजे विथ फूड। भोजपुरी भी चलता है बेटा। चलो जी, 8 नंबर, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन।
कृपया वार्तालाप ना करें बेटा, नहीं तो साल की आखिरी क्लास में भी पिट जाओगे। हाँ, हमारी तो इस साल आखिरी क्लास है ना, अब सीधा 1 साल के बाद संपर्क होगा, उससे पहले कोई बातचीत नहीं। तो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, तो लिखिएगा बेटा, फ्री ट्रांजिट ऑफ goods and services through the borders। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियंस के अंतर्गत हो जाता है कि भाई जो बॉर्डर के माध्यम से जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो क्या रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में देखो, है कि नहीं, सब्जी यहाँ उगाते हैं बेचते नेपाल में, या वहां वाले लोग यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं। और हमारे बिहार वाले आजकल ज्यादा टैलेंटेड हैं, रहते हैं इंडिया में, दारू पीते हैं जाके नेपाल में, है कि नहीं। बिहार वाला क्या करेंगे, मजबूरी है। अब जैसे कल से जो है ना, आज से ही, वैसे तो 30 तारीख आज है, तो आज से ही नेपाल में जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहां पर बिहारियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नए साल में वहीं पे एकदम दारू मुर्गा सब चलेगा, आराम से स्वास्थ्य लाभ लेंगे, 2 तारीख को वापस बॉर्डर फांद जाएंगे। तो क्या बेटा किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, जहां पर बॉर्डर के माध्यम से भी क्या होगा, क्या, देखो इसमें बॉर्डर का मतलब हो गया बेटा ट्रकों के माध्यम से, ठीक है, जो नॉर्मल व्हीकल्स है ना उसके भी माध्यम से। वैसे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होता है, यहां पर इस तरीके का कोई चीज नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपसी रिलेशन के कारण ऐसे बातें हो जाती है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया बेटा हमारा, इकोनॉमिक एंड, तो इसमें बस याद रखना कि बॉर्डर के माध्यम से अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, है कि नहीं। देखते ना कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो बोल देता है वीजा फ्री है कि नहीं। अभी रसिया भी कर दिया है कि कुछ समय के लिए इंडिया से फ्री ट्रांजिट, तो ये फायदा है ना, अब लोग घूमने चल जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि होता है वीजा के प्रोसेस के कारण बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, और हम जैसे लोग तो फ्री भी रहे तब भी नहीं जाते हैं, है कि नहीं। मैंने अपना ठान लिया है कि जिंदगी में कभी भी इंटरनेशनल टूर कभी नहीं करना, किसी भी कंट्री में नहीं जाना है, यहाँ पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे। नेपाल में गया हूं मैं, शुरुआत में बहुत छोटा था तभी गया हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि अपना जमीन जगह था, वहां पर घर वर बना था। अब बुआ वगैरह को दे दिया तो जाने की जरूरत का है, इंडिया में है, खुश हैं, यहीं पले बड़े हैं, बड़े होंगे यहीं पे, निपट के यहीं की जमीन में रह जाएंगे, खाली प्लेन क्रैश में ना मरे तो फिर तो जमीनों नहीं नसीब होगा अब कल ही सुबह सो के उठा, तो जैसे ही न्यूज लगाए तो पहला ही खबर वही देख रहे थे कि साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया ही, हाँ साउथ कोरिया में, बताओ 179 लोग मर गए, 2 को बचा है, उसको याद ही नहीं कि हुआ क्या था, 2 आदमी बच गया है उसमें, एक क्रू मेंबर का सदस्य है और एक नॉर्मल एक कोई लेडीज है, और दोनों को ही याद नहीं कि हुआ क्या था, ऐसा शौक लगा है। चलो, मैं इसीलिए तो कभी भी फ्लाइट का सफर नहीं करता। देख लो मोर्टेलिटी रेट देख लो कितना है, 181 में से 170 साफ, 179 साफ, लेकिन ट्रेन में 2 डिवाइड में 1000 नहीं होते हैं। तो और खास करके ना बेटा जो बीच में बैठते हैं ना वो तो हमेशा कांपते रहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो पक्का है कंफर्म, क्योंकि इंजन के ऊपर, ठीक है, परमानेंट। हाँ, चलो जी, 9th नंबर, नहीं मैं जो उस दिन आ रहा था ना तो दिल्ली में बारिश हो रही थी, तो पहुंच तो गया था मैं 5:15 बजे ही, तो बोला कि लैंडिंग की प्रक्रिया चालू की जा रही है, उसके बाद बोलते हैं दिल्ली में खराब मौसम के कारण उतरने में थोड़ा सा विलंब लगेगा। मतलब ले गया, 50 मिनट तक दिल्ली के राउंड काटा है एयर इंडिया का विमान, हमको तो लगा कि ये 50 मिनट हमारे आखिरी 50 मिनट,
जब लैंडिंग हो रहा था ना तो मैं एकदम झांक के देख रहा था कि चिंगारी उंगारी तो कहीं नहीं निकल रहा है। निकला बस इमरजेंसी डोर खोलो, टांगे हाथ में झरेगा भाई, बचने के चांसेस तो रहे। अरे बहुत डर लगता है यार। नहीं देखो, मरने से डर नहीं लगता है, मरो, नेचुरल डेथ मरो ना। इस सब में क्या है मरना भाई, कि फूंक से आग में जला दिया गया। चलो जी, अच्छा वहां तक तो हो गया ना हमारे पास, बॉर्डर वाला हो गया था ना। हाँ तो ये यहीं तक हमारा रहा, किसके अंतर्गत, आरटीए के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया बेटा हमारा, आरटीए के अंतर्गत। तो ये छोटी छोटी बातें जहां पर मतलब रीजन का मतलब क्या हो गया कि आपस में अगर किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत करके हम लोग देख रहे हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन करें, चाहे हम ग्रुप बना के कर लें या हम सिंगल रहें किसी ग्रुप से कांटेक्ट कर ले, या दो ग्रुपों के बीच में ट्रांजेक्शंस की बात करें, तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा बेटा हमारा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये सब तो नॉर्मल सी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब जो बातें हमारी हो रही है ना बेटा, हम हर जगह पे लिखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन आपको याद होगा जब यूनिट 1 हमने पढ़ाया था तो वहां पर था कि एडम स्मिथ और डेविड साहब, डेविड रिकार्डो, दोनों ने सिर्फ बोला था कि लेबर विद इन कंट्री ही इन्वॉल्व हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, बाहर तो होगी नहीं। इसका मतलब बाहर ट्रांजेक्शन्स की जब भी बात कर रहे तो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, गुड्स का हुआ होगा। तो इसका मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना होगा वो गुड्स के ऊपर ना बना होगा, सर्विसेज के ऊपर बना होगा क्या, नहीं। तो अब जो हम लोग बात करेंगे ना बेटा, वो इसी की बात करेंगे, गुड्स के ऊपर की बात करेंगे। तो उसी को नाम दिया जाता है बेटा गेट। तो चलिए जरा देखते हैं, सेकेंड हेडिंग होगा ना हमारा, पहला तो हमारा हो गया कौन सा, आरटीए। दूसरा क्या हो गया हमारा, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कितना है रे, 7 गया कि ज्यादा, 9 हो गया, ले दादा। बताओ, उसका लास्ट विकेट 21 ओवर खेल गया और ये सब मिलके 15 ओवर ना खेल पाया, 20 ओवर। कैसे, आवाज कट कट के आ रही है, ठीक है बेटा आवाज को जोड़ता हूं अभी। हो सकता है बेटा नेटवर्क इशू के कारण हो रहा होगा, यहां से तो सही है, यहां तो सही है ना आवाज। चलिए बेटा, तो अगर हम लोग यहां पर GATT की बात करें तो क्या होगा, जरा उसको हम लोग यहां पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो कहता है बेटा, लिखिएगा, गेट कवर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, और इसको कर लेना बेटा हाईलाइट। किसके रूप में करेगा, अभी अभी समझाया था, किसके रूप में करेगा बेटा, गुड्स, क्योंकि शुरुआत में तो लेबर को हम लोग इंटरनेशनली मूव तो कर नहीं सकते थे ना, वो तो बाद में जब हम लोगों ने देखा था मॉडर्न थ्योरी आया, तो मॉडर्न थ्योरी में ने ये बात हुई कि नहीं भाई बाहर भी जाना चाहिए, आप देखो कि आपका फेवरेबल क्या है, लेबर है, कैपिटल है, उस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन उससे पहले तो मूवमेंट की कोई बात नहीं थी, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करेंगे बेटा, गुड्स की बात करेंगे। ओके, कहता है द workings of GATT agreements are the responsibility
of the Council for Trade in Goods, that is गुड्स काउंसिल। ये जो गेट है इसी को हम लोग किस नाम से भी जानेंगे बेटा? गुड्स काउंसिल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे हम लोग? गुड्स काउंसिल के नाम से जानेंगे। ठीक है। और ऊपर में हमने लिख दिया था कि जब भी ट्रेड होगा तो किस रूप में होगा बेटा? गुड्स के रूप में होगा। ठीक है। तो इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसका होता है बेटा? वस्तुओं के व्यापार। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा? गुड्स काउंसिल दिया गया। कहता है द गुड्स काउंसिल, द गुड्स काउंसिल हैज 10 committees these committees consists of all member countries। These committees consist of all member। अब कौन कौन मेंबर है क्या है वो आपको याद नहीं रखना, बस याद ये रखना है कितने कमिटीज हैं। कि अगर कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भैया गुड्स काउंसिल में कितनी कमिटी है, तो 10 कमिटियां होती है। वो बस आपको क्या करना है यहां पर याद रखना है। तो हमेशा भी याद रखिएगा कि गेट का मेन काम किसके लिए बेटा? गुड्स के लिए। ठीक है। तो गेट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुड्स काउंसिल के नाम से जानते हैं। गुड्स काउंसिल में कितने कमेटियां होंगे बेटा? 10 कमेटियां होंगे। ये याद रख लेंगे। तो ये तो बेसिक हो गया कि भैया हमारा गेट है क्या। लेकिन 1980 में गेट ने अपना अस्तित्व खो दिया, एग्जिस्टेंस खो दिया। अब क्यों खो दिया उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ऐसा तो है नहीं। अब भाई हम हैं, कल दूसरा टीचर आएगा तो आप पूछ सकते हैं कि सर वो कलवा कहां गया, तो बोला जाएगा कलवा निपट लिया या कलवा छोड़ गया, कलवा कहीं और है। ये बातें हो सकती है ना भाई। तो अगर एग्जिस्टेंस खत्म हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, बिना रीजन के होगा क्या कि भाई सर वो कल वाले सर कहां गए, वो तो पता नहीं जी, आज ये पढ़ाएंगे, अच्छा अगली क्लास वो भी मालूम नहीं कौन कराएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, कुछ ना कुछ उसका रीजन जरूर होगा। तो अगर गेट ने अपना रिलीवेंस खत्म किया है, अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करी है, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ क्या है, रीजन है। और उसी रीजन की बात अब हमें यहां पर करने की आवश्यकता है। अरे काहे का स्वाहा? नहीं बेटा, पिंडदान करवा रहे हैं। क्योंकि अभी का जो ये मंथ होता है ना, इसमें कोई भी शुभ काम होता नहीं है, पूस का महीना है कि नहीं, तो पिंडदान ही करवाओ। चलो तो लिखिएगा बेटा, द गेट lost its relevance by 1980s because कि भाई अस्तित्व अगर खो गया है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो वो क्या कारण है उसी को देखना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहला तो एक ही कारण है, इसकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, व्यापार किसके लिए, तो सर्विसेज का कौन देखेगा भाई, है कि नहीं भाई। हम जब भी काम करते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स एज वेल एज, और बात इसमें कर रहे हैं सिर्फ गुड्स की, तो सर्विसेज का काम हुआ क्या, नहीं नो तो औकात में रही
मान रही हो भाई? तो चूंकि गुड्स के बारे में काम कर रहा है, हटाओ। फिर उसके बाद बेटा इंडिया में जब कोई भी मैच होता है ना, T20 हो या वनडे हो, टेस्ट की बात नहीं करते, नहीं तो न्यूजीलैंड से भी हार जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो इंडिया में जब भी मैच होता है तो किसी को भी उतार दो खेलने के लिए, एकदम मार चौका छक्का बोलेगा, देखो हमसे बड़ा बैट्समैन नहीं कोई है। औकात पता कहां चला? जाओ खेलो, है कि नहीं? कान के पास से जब बॉल निकलते होते, ये क्या था? रॉकेट लॉन्च। मतलब अगर सिंपल बातें करी जाए तब तो गैट के लिए बहुत है, लेकिन अगर ताबड़तोड़ बाउंसर मारा जाए, मतलब दो चार तरीके का अलग अलग काम दे दिया जाए, बोलेगा है क्या था, खत्म। कि अगर कहीं पर मल्टी लेयर वर्क हो जाए ना, तो ये बस वैसे ही देखता है, हाँ। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ना अभी, कि जो भाई वो जो साउथ कोरिया में निपट गए, तो दोनों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या, थे तो उसी में। क्योंकि वो जो क्रू मेंबर था, उसको जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था, बोलता मैं यहां क्यों हूं? बोले अरे हम तो तुमसे पूछने वाले थे कि हुआ क्या था, तुम ही पूछ रहे हो कि मैं यहां क्यों हूं। आया कैसे मैं, कहां था मैं? हो गया, ब्लाइंड ब्लाइंड खेल दिया। तो अगर कहीं पर मल्टी लेयर वाला काम होता है ना बेटा, तो वो दिक्कतें यहां पर आ जाती है। और आजकल जो है, एक काम से बात बनती है क्या, तो क्या ये सही से काम कर पाएगा? नहीं। उसी तरीके से अगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर आइटम्स है, या एग्रीकल्चर की बात करें, वो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो हाय दादा, हम कृषि प्रधान देश, हम ही में कृषि साफ। इंडिया क्या है बेटा? एग्रीकल्चर प्रेफरेंस कंट्री है, और एग्रीकल्चर है साफ, तो तुम्हारा औकात का है भाई फिर? है कि नहीं? कोई अपने आप को बोले कि हम किसान हैं, फिर बोले कि जलेबी की खेती करेंगे, देखो काहे का किसान भाई फिर, है कि नहीं? फिर उसको ऐसा भी बोल सकता है भाई, आलू ना जमीन के अंदर होता है, मिट्टी लग जाता है, हम इसको ऊपर उपजाएंगे हवा में, पत्ता नीचे आलू ऊपर। टैलेंट हो सकता है कभी ये भी बन जाए। तो भाई जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारे काम की चीजें हैं क्या? तो मतलब हरकतें कुछ ना कुछ हो रही है गलत, या नहीं हो रही है? और जहां पर हरकतें गलत होंगी, निकाल फेंको। तो इसलिए गैट क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। माइक चल तो रहा है, वो बीच में ना आवाज बोल रहा है बच्चा कि कट रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया बेटा? क्या वहां पर गैट अप चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। भाई ना तुम सर्विसेज की बातें कर रहे हो, ना तुम एग्रीकल्चरल को ले रहे हो, है एक से दो ज्यादा चीजें बोल दे तो मुंह खोल के बैठ जाते हैं, कैसे हुआ? तो भाई कहां से काम चल पाएगा फिर? हट तू, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर वहां पर ऐसे बॉस बन के आता है, WTO, हम है ना, हम करेंगे ना। ठीक है, तो चलिए जरा लिखते हैं बिकॉज के बाद, और फिर देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई है इसमें। तो सबसे पहला नंबरिंग दे देता हूं ताकि याद रखने में ज्यादा सही हो। पहला, आईपी राइट्स। आईपी राइट्स का मतलब होता है बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब पता है क्या होता है? हम यहां पे जो बैठ के अभी बकैती कर रहे हैं ना, इसी का कमाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? हम कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, अपने दिमाग की उपज को बेच के खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? ये गुड्स में कवर होगा? तो बताओ, हम लोग गुड्स में कवर ही नहीं हो रहे हैं, तो काहे लिए तुम्हारी जरूरत होगी? तो आईपी का लिख दो क्या पूरा नाम? लिख लो बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो रॉयल्टी वगैरह की बात करते हो, ये सब इसी के अंतर्गत आता है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज वेयर नॉट कवर्ड, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया था सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करेगा बेटा?
गुड्स की बातें करेगा, तो जब गुड्स की बातें कर रहा है तो इसका मतलब सर्विसेज को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया होगा। ओके, तो पहला तो ये हो गया। फिर कहता है एम्बिग्विटीज इन मल्टीलेटरल सिस्टम। एम्बिग्विटीज का मतलब होता है बेटा कंफ्यूजन, उधेरबुन। अभी बताया था ना कि भाई दो चार काम दे दो तो आप ही आंख खोल के बैठ जाएगा, नहीं होगा हमसे, कैसे हुआ ये। तो कंफ्यूजन होना, उधेरबुन में हो जाना। तो अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर तेरा काम क्या है भाई, है कि नहीं। तो ये भी, अब जैसे मान लो कि गूगल मैप वगैरह देखते हो, अभी हाल फिलहाल आपको याद है ना, बरेली में नदी में कूदा दी इस कार, बरेली का घटना याद है ना, कि कार कहां कूदा दिया, नदी के अंदर। गूगल मैप ने शॉर्टेस्ट रास्ता एंड फास्टेस्ट वे, ये ले फास्टेस्ट वे। हम तो उसने सही दिखाया था, फास्टेस्ट वे तो यही था, भगवान से कनेक्ट करना है, सीधे आइए मिल जाइए, 3 के 3 साफ। तो फास्टेस्ट वे तो रहा ना भाई, काहे ले 60 वर्ष तक इंतजार करना, 70 वर्ष तक इंतजार करना, आइए और क्षण में मिलिए। तो भैया उधेर बुना है ना, दो चार रास्ता आ जाता है तो देखते हो ना, सिलेक्ट करने में दिक्कत। अब आप ही लोग कभी जाइए सी हेक्सागन मार्ग, सी हेक्सागन मार्ग पता है कहां है, इंडिया गेट का जो सर्कल है ना, उसको बोला जाता है सी हेक्सागन मार्ग। उसमें टोटल 6 कट हैं, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो 6 कट है उसमें। अब वहां से आगे जितना बड़ी गन अकबर रोड में अगर घुस जाए तो आगे भी जितना गोलंबर आता है, हर जगह पे 4 कट, 5 कट, 6 कट, 7 कट, कहीं कहीं 8 कट दे रखा है। अब वहां पर हो जाता है कंफ्यूजन, गूगलो मैप में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें टर्न लेना है कि अगला खड्ड में टर्न लेना है, दिक्कतें आ जाती है इसमें। तो फिर लोग क्या करता है कि नहीं, ऐसा कहीं सेलेक्ट करो जहां पे सीधा रास्ता मिले। होता ही नहीं होता, सभी करते हैं। आप ही लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए और 5 इक्वेशन एक साथ हो और फिर बोले बताओ एक्स की वैल्यू, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि भाई पहले पहला और दूसरा को करें, फिर दूसरे तीसरे को, फिर नया बनेगा उससे जो है आए इधर, अब करते चले जाए, फिर बाद में सर नहीं हो रहा है, उससे अच्छा एक शब्द यही लगता है। तो कंफ्यूजन हुआ ही नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन हो गया तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा सही से, नहीं हो पाएगा भाई, उसको तो सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन देने रहा खुद कंफ्यूजन में आ गया, तो वो भी यहां पर काम नहीं कर पाएगा। तो एम्बिग्विटीज इन मल्टीलेटरल सिस्टम का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा अगर यहां पर तरह के सिस्टम आ जाए तो ये कंफ्यूज हो जाता है, उधेरबुन में आ जाता है। तीसरा, वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड increased a lot and it was beyond the scope of GATT। मर्केंटाइज लिख लो ना, DISE है, मर्केंटाइल नहीं। मर्केंटाइल का मतलब हो जाता है व्यापार करने की विधियां, ठीक है, और यहां पर हो गया व्यापार, ठीक है। मैं देखो आजकल हर कोई अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए कमा रहा है, किसके लिए कर रहा है, कमा रहा है, तो सभी अपने अपने बिजनेस को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा। अब जैसे ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है इसके सतह से बाहर, क्योंकि हमने तो पहले बोल दिया कि मल्टीलेटरल सिस्टम हुआ, ये साफ, तो इसके स्कोप से बाहर हो गया ही नहीं हो गया। तो जब स्कोप से बाहर हो गया तो क्या ये काम कर पाएगा, यहां पर नहीं कर पाएगा। फोर्थ, efforts at liberalizing agriculture were not successful। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं हो पाया कि भाई वहां पर अगर मान लो आलू ही है तो आलू का सिर्फ नॉर्मल यूज तो नहीं होगा, 50 तरीके की चीजें उससे बन सकती है,
और मल्टीलेटरल सिस्टम हो गया, ये काम कर ही नहीं पाएगा। पांचवा, inadequacies in dispute settlement system। अब देखो बेटा हुआ क्या, मान लो 5 बच्चों ने आपस में लड़ाई कर ली। भाई ए का पेमेंट बी के पास, बी का सी के पास, सी का डी के पास, इस तरीके से पांचों का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ लेन देन था और आपस में हो गई लड़ाई। अब पांचों आए हमारे पास, क्योंकि गेट तो हम कौन है, हम हैं, आ गए। अब हमको फैसला देना था। अब हमने पांचों को देखा, फिर हम बोले ना एक बच्चा ऐसा है जो क्लास में बहुत अच्छा रहता है कि नहीं। अब हम तो उसके बेसिस पे डिसीजन दे दिए कि नहीं नहीं ये जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है। जैसे यहां से बाहर निकला तो देख ले, देखा अरे कितनों फ्रॉड कर लेंगे, सामने वाले को पता चलेगा। हो गया भाई, हम सही से उस डिस्प्यूट को हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो उतनी क्षमताएं नहीं है। भाई हम तो सिंपल लेवल की बात करें ना, तुम्हारी भी बात सुन ली, तुम्हारी भी बात सुन ली और कहे, हम उसके तह तक पहुंचेंगे ही नहीं। जबकि जब WTO होता है तो उसमें अलग अलग स्टेप बना होता है लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, अलग अलग जगह उसकी सुनवाई होती है। यहां पर तो सीधा नहीं है, बोल दिया बस बोल दिया, काम खत्म है कि नहीं। आया मेरे पास, इसको फांसी दिया जाए, लटका दो, गुनहगार है, बाद में पता चला वो गुनहगार था ही नहीं, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, लटकाओ रे उसको फांसी पे। तो यहां पर ना वो एकदम सही से जो सेटलमेंट का डिसीजन होगा ना वो नहीं दे पाएगा। तो भाई जब तुम कोई काम सही से करिए नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे रहने और ना रहने से कोनो फर्क है नहीं। भाई आप किसी काम को लेकर के बड़े भाई के पास पहुंचते रहो, भैया थोड़ा ये दिक्कत आ गई, अरे बुआ ये हमसे नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा काम लेके गए, ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक समय ऐसा था ना, बोल देते तू किसी काम का है, तू रहे ना रहे धरती पे बोझ है, नहीं बोल देते हैं, मतलब तेरे रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए इसको क्या बोला, जा जा बुआ जा, तेरी जरूरत अब यहां पर नहीं है। अब खत्म ऐसे तो हो नहीं जाएगा, खत्म ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि भाई आज सोचा चलो कल से बंद कर दो, नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी की तरह आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साफ। भाई आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया होगा तो जरूर पहले से उसकी प्रोग्रामिंग चल रही होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट रात में सोया हुआ था, यार मजा नहीं आ रहा, बहुत दिन से कुछ देश में चल नहीं रहा है, सुबह उठा बोला रे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा, सब आया, हाँ आज मेरा मन ये कर रहा था, आज से ये अप्लाई है, हाँ बस अब देखता हूं कि इसको सही से अमल कैसे, पहले अप्लाई बाद में देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। भाई हर जगह पे प्लानिंग कमीशन का काम क्या है, नीति आयोग का कब काम क्या है। आप मॉक टेस्ट 1 देखे हैं, मैंने जहां पे मॉक टेस्ट 1 लिया था देखे, उसका क्वेश्चन बनाए हो, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि हु इज नोन एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, नीति आयोग। चैप्टर नंबर 10 पढ़ाएंगे तो उसमें लिखवाएंगे भी है। कल ऐसे ही एक बच्चा जो है ना मुझे क्वेश्चन भेजा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और फिर बड़े प्यार से एकदम गुस्से में रिप्लाई करा। मैंने बोला ये जो दूसरे टीचर का नोट्स पढ़ के तुम लोग इतने खुश हो रहे हो, कभी क्लास में लिखवाया हुआ नोट्स पढ़ लेते। हमने जब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस लिखवाया था तो एग्जाम्पल अलग अलग लिखवाया था ना, उसी एग्जाम्पल से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बोला था इसमें से कौन नॉर्मेटिव साइंस है। चारों एग्जाम्पल वो थे जो मैंने क्लास में लिखवाया हुआ था, क्यों नहीं खुंदस बढ़ेगा। नहीं आजकल होता है ना कि कुछ लोग ऐसे ही, मैं पिछली बार की बात बता रहा हूं, एक अटेम्प्ट पहले की बात है,
5 बच्चे थे नेपाल के, ग्रुप में थे वो 5 बच्चे। उसका किसी बच्चे से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर मैंने दोनों में मेल मिलाप करवा दिया। जिस बच्चे से लड़ाई होती उसको धोया भी बढ़िया से कि आज के बाद ऐसे नहीं। मैंने यहाँ तक उसको कोचिंग से निकाल दिया उन 5 बच्चों के कारण, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। तो भाई जो गलती करा है उसको निकालो। मैंने टॉपर से उसको निकलवा भी दिया। जब फाउंडेशन हुआ तो उसमें से 5 में से 4 बच्चे पास हो गए आगे इंटर में, और एक फेल हो गया। उसके 190 या 92 नंबर आए थे, तो वो फेल हो गया था। बाकी 5 जो है पास हो गए थे, एक के 300 प्लस भी आए थे उसमें। अब आई इंटर की क्लास की बारी। मैंने उसको बोला कि आके इंटर की क्लास ले। पहले तो गोल गोल घुमाया हमें, सर आता हूँ 2 दिन में 4 दिन में। मैं समझ गया कि माइंड में कुछ और है। तो मुझे पता चला कि एक कोचिंग में ये 5 जाके एडमिशन ले चुका है, 4 इंटर के लिए और एक फाउंडेशन रीअपियरिंग के लिए। तो मैंने उसको मैसेज किया कि तू मुझे ही क्लियरली बोल देता भाई, मैंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया है सीए इंटर के लिए कि सर मैं चाहता हूँ ना कि 4 सब्जेक्ट टॉपर्स में लो और 2 सब्जेक्ट में बाहर ले लो। मैंने बोला ना, या तो तू ले तो 6 यहां से ले, या तू दूसरे कोचिंग चला जा, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उसका रीजन है तुम्हारा बाद में समय बर्बाद होगा। मान लो कोई क्लास, देखो हर इंसान का कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्लास का शेड्यूल चेंज हुआ, अब मान लो एक ही समय में 2 जगह पे क्लास होगी, क्या कर लेगा? या तो यहाँ का लेगा या तो वहां का लेगा। प्रॉब्लम क्रिएट होता ये नहीं होता। फिर उसके बाद एक क्लास यहाँ लिए, एक क्लास के लिए दूसरी जगह जाओ, तीसरे क्लास के लिए तीसरी जगह, समय बर्बाद नहीं होता क्या? ये बच्चे अभी नहीं समझते, उनको लगता है नहीं अलग अलग पढ़ेंगे सबसे। अरे कहीं नहीं होता। कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं होता जहां की अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 बढ़िया आपको लग जाए। एक आध आपको डाउन मिलेगा, लेकिन कोशिश करो एक ही जगह पे लेने की। तो मैंने उसको बोला एक बार, तो बोला नहीं सर मुझे वहां पर अच्छा लगा। मैंने बोला बेटा एक बात याद रखना, टॉपर्स ने अपनी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ बच्चों को पढ़ा करके ही लक्ष्मीनगर में बनाई है, और इकलौता ऐसा कोचिंग है जिसके पास इतनी संपत्ति हो। बाकी सब रेंट पर है, आज है और कल नहीं। तो कल जो बच्चा मिलने आया तो वो मुझे बता रहा था कि सर वो बच्चा बोल तो रहा था कि आपसे बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की। मतलब क्यों, क्या हो गया? तो सर उसने 7 महीने तो क्लास ली, उसके बाद कोचिंग बंद हो गया, इन लोगों के रिफंड भी कर दिए। अब वो बेचारा बीच में आ गया है कि अब क्या करे, जनवरी का अटेम्प्ट नहीं दे पा रहा है। यही चीज मैंने पहले समझाया तो उसको लग रहा होगा कि अपने बिजनेस के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई इस 17 साल लक्ष्मीनगर में हो गए हैं, हर एक जो एक रिजल्ट आता है ना, तो नई नई कोचिंग बहुत सारी खुलती है यहाँ पे, और बरसाती मेंढक की तरह कुछ दिन के बाद बंद भी होता है। लेकिन टॉपर्स यहीं था, है और यहीं रहेगा, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है। एमसीडी का रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुआ, एक बिल्डिंग में चेंज हुआ ना, ले दूसरा बिजनेस वहां करते, ये हमारा कोचिंग है, अब करके दिखा। यहां करेगा, तीसरा बिल्डिंग है, इसके जस्ट बगल में भी जाओगे तो 500 गज का एक और है बिल्डिंग, कर ले। भाई कितनी जगह तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा उसने कंडीशन लगाया कि गेट की लंबाई 5 फीट होनी चाहिए, तुरवा के एक दिन में बनवा दी, इसकी ना बनवा दी। देखो ये भी गेट 5 फुट, ये भी गेट 5 फुट। अगर किसी का रेंट पे रहता तो हिम्मत था तुरवाने का, मकान वाले देगा तोड़ कैसे देगा रे, यहाँ पे मनवा चल। आज का आप लोग देखे होंगे उस दिन जैसे आया था नाप आप लेने के लिए, तुरंत अगले दिन टूट गया, ये नहीं टूट गया। भाई अपना है, चेंज कर सकते हैं। मैंने फिर उस बच्चे को कल बोला कि उसको बोल देना मुझसे बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी मुझसे हेल्प हो सके कर लूंगा। भाई तुम अभी बच्चे हो, हम उतना इस दुनिया में झेल चुके हैं, तो हमें वो पता है कि कैसे कर सकते नहीं कर सकते। तकलीफें होती है ना भाई। एक बात था, सामने वाला कोचिंग वाला तो तुम्हारा पैसा लौटा दिया, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पैसा थोड़ी लिया हुआ, लेकिन तुम्हारी 1 साल तो बर्बाद कर गई ना। और नाम आप लोगों को पता होगा, मैंने एक बार क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि कौन सी इंस्टीट्यूट बंद की है कि नहीं। मुझे बहुत ऑफर दिया शुरू में कि आप टॉपर्स छोड़ के यहाँ आ जाओ, 2 लाख रुपए महीना दूंगा। मैंने बोला संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि मैं छोड़ दूं। तो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वो उधेड़ बूंद, वो एक साथ समता नहीं हो सकती ना भाई। इतने सारे बच्चे का वहां पर बर्बाद हुआ है, अभी बता नहीं सकता, बहुत सारे बच्चों का जो भी पढ़ रहे थे। अब बच्चे तो भाई मासूम है, उनको थोड़ी ना पता है कि क्या यहाँ पे है क्या नहीं है। उन्होंने तो बस एक क्लॉज लगा दिया कि हमको एनओसी नहीं मिलेगा,
और हम नहीं कर पाएंगे। अरे तुझे क्या एनओसी नहीं मिला और क्या नहीं मिला वो हमें पता है ना, वो हमें पता है कि किस तरीके से क्या चल रहा है, लेकिन बच्चे यही नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं पर जो सेटलमेंट का सिस्टम होता है ना बेटा, वो सही नहीं हो पाता, वो दिक्कतें यहां पर होती है। बेटा नाम नहीं ले सकते, मैसेज करना, नाम अलग से बता देंगे ऐसे नाम नहीं ले सकते है, कुछ न कुछ होता है, पता चलेगा वॉइस रिकॉर्डिंग कहीं पे कोई देख लेगा और वहां से हमें लीगल नोटिस आ जाएगा कि आप हमारे बारे में कैसे बोल सकते, नहीं बोल सकते, हर किसी का अपना रोल। हम खाली कहते हैं हमारे बारे में जिसको जितना दिल करे बोल ले नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव उसी का होता है जिसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ होता है, सिंपल सा फंडा है। तो हम नाम लेके उसको और पॉजिटिव क्यों करें भाई, मैं किसी का नाम लेके पॉजिटिव क्यों करूं, तो हमारी नेगेटिव फैलाओ जितना फैला सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस केस में क्या हुआ, क्या वो क्यों बताओ, दिल्ली से बंद हुआ, बात खत्म है, छोड़ना भाई। तो कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट का सिस्टम होता है ना, वो यहां पर सही नहीं हो पाता भाई, जबकि हमें तो ये देखना चाहिए था ना कि सबों के साथ भला हो। भाई हम 30 सितंबर को अनाउंस कर रहे हैं कि आज से हमारी क्लास नहीं चलेगी, यही हम ये भी तो कह सकते थे जनवरी अटेम्प्ट तक पढ़ा देते, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। सेटलमेंट का सिस्टम एक ये भी हो सकता था, ताकि उन बच्चों का तो कैरियर खराब नहीं होता, 1 महीने 1.5 महीने और पढ़ लेते, उनका कोर्स खत्म हो गया होता। लेकिन आपने बोल दिया इमीडिएट इफेक्ट से आज के बाद नहीं होगा, आप अपने अपने पैसे ले जाओ। तो आपने क्या सेटलमेंट सही से करा, डिस्प्यूटेड रहा या नहीं रहा? ये तो वही कहानी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो बच्चे कहां के रह गए, कहीं के नहीं रह गए ना भाई। क्या मैं अब उसे 1 महीने में महारथी बना दूंगा? क्या नहीं हो सकता। अब तो पेपर भी है 2 तारीख से, 2 जनवरी से पेपर भी है। अरे तुम लोगों का नहीं, इंटर वालों का है। तो नहीं शायद नहीं, 10 से है शायद, 10 या 11 से, 11 से होगा ना, क्योंकि फाउंडेशन से 1 दिन पहले होता है, 11 जनवरी से उसका भी पेपर होगा। तो ये एक थोड़ी सी क्या होती है बेटा, दिक्कतें यहां पर आती है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं गैट को जो है खत्म किया गया। तो अब गैट को खत्म करने के लिए उसका प्रोसेस धीरे धीरे ना बना होगा, इमीडिएट इफेक्ट से तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट से अगर बनेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यहां इसकी शुरुआत हुई थी बेटा उरुग्वे राउंड से। उरुग्वे एक जगह का नाम है ना, जिसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि भाई कंट्रीज की जो मीटिंग होगी, जहां पर ये सारे डिसीजन होंगे, फिर अलग 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 8th 9th राउंड तक चला था, तब जाकर के सारे देश सहमत हुए थे, फिर उसमें सबने एग्रीमेंट पे साइन करा, तब जाकर के नई चीजों का गठन हो पाया था। तो चलिए जरा उसी की शुरुआत की बात हम लोग करते हैं, इसका समापन और उसकी शुरुआत, इसका समापन और उसका शुरुआत। तो क्या कहता है, तो चलिए लिखते हैं बेटा, URUG, UAY होता है ना बेटा, उरुग्वे में UAY होता है ना, उरुग्वे राउंड। कहता है उरुग्वे राउंड brought about the biggest reforms of the world's trading system members established 15 groups to work on limiting restrictions। कि एक तरीके से क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंजेस, जिसमें 15 ग्रुप्स का क्या किया गया बेटा, गठन किया गया, जो कि
जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है उसको लिमिट करने के लिए, उसको कम करने के लिए या स्पेसिफाइड करने के लिए, उसके लिए कितने ग्रुप्स लगाए गए? 15 ग्रुप्स लगाए गए। ओके, कहता है द राउंड स्टार्टेड इन, अब जगह का नाम लिखेंगे जिसका नाम है बेटा पुंटा डेल एस्टे, PUNTA पुंटा, DEL डेल, ESTE पुंटा डेल एस्टे। कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ उरुग्वे राउंड की शुरुआत कहां पर हुई थी? पुंटा डेल एस्टे में। इन उरुग्वे in September 1986. The round started in Punta del Este in Uruguay in September 1986. कहते in December 1993 the उरुग्वे राउंड, तो देखो 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, मतलब 8वां राउंड था ना उसका बेटा। तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेना 8th राउंड। ऐसा नहीं कि 86 में बैठा और 93 तक बैठले रह गया। हर साल होता है ना कि जैसे एक बार मीटिंग हुआ, फिर एक अलग अगला डेट दे दिया गया, फिर उस पर मीटिंग हुआ, फिर अगला डेट दे दिया गया, फिर इस तरीके से 8 बार ये डेट हर साल पड़ता रहा। तो उरुग्वे राउंड, ये कौन सा राउंड होगा बेटा? 8th राउंड। कौन सा राउंड? वाज द मोस्ट, क्योंकि यहीं पर अब जो है जाकर के एक थोड़ी सी सहमति बनने की तरफ कदम बढ़ाया गया। इससे पहले जो 7 हुआ इसका मतलब वहां नहीं कि काम खत्म हो गया, नहीं, फायदा तो सब रहा। आज कुछ बात हुई, उसके ऊपर फिर आगे विचार हुआ, फिर आगे विचार, तब ना जाकर के एक सहमति बनती है। तो दिसंबर 1993 में, जो कि हमारा उरुग्वे राउंड का कौन सा था? 8वां दौर था, वो सबसे ज्यादा एम्बिशियस रहा, सबसे ज्यादा वहां पर हमारे लिए फायदे का बात हुआ। तो वाज द मोस्ट एम्बिशियस एंड लार्जेस्ट एवर राउंड with 123 countries participated was completed। कि 93 में 123 देशों ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी दिखाई। कितने देशों ने दिखाई बेटा? 123 देशों ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी दिखाई, उसके बेसिस पर इसकी बात हुई थी। फिर कहता है द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑन 15th April 1994 and with effect from 1st July 1995, और यही 1 जुलाई 1995 WTO का जन्म दिवस है। ये क्या है बेटा हमारा? 15 अप्रैल 1994 को जो कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन सब मैक्सिमम उनमें से लोगों ने क्या करा बेटा? एग्रीमेंट के ऊपर साइन करा। उसने क्या करा? एग्रीमेंट के ऊपर साइन करा, और 1 जुलाई 1995 से मार्क्ड द बर्थ ऑफ WTO। तो गौर से देखिए बेटा,
सितंबर 1900, जो डेट यहां पर मेंशन कर रहा हूं सबको याद रखना है। सितंबर 1986 में पहला राउंड। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ उरुग्वे राउंड कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 1986। 8th राउंड हमारा कब हुआ था बेटा, दिसंबर 1993 में, जहां पर कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, 123 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। और इसमें से मैक्सिमम लोगों ने 15 अप्रैल 1994 को एग्रीमेंट के ऊपर क्या कर दिया बेटा, साइन कर दिया। और उसके बाद जब साइन हो गया तो 1 जुलाई 1995 को WTO का जन्म हुआ। 1 जुलाई 1995 को क्या हो गया बेटा, WTO का जन्म हुआ। WTO की बात करेंगे तो देख रहे बेटा कि गैट कैसे खत्म हुआ, गैट कैसे खत्म हुआ, देख लिया ना कि भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो बात कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हो बेटा, गुड्स के ऊपर ना। किसके ऊपर किया, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर तो हुआ नहीं। सर्विसेज के ऊपर हुआ क्या, नहीं हुआ। अब तुम एक तो पहला हो गया कि भाई सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया। दूसरा, जो भी तुम गुड्स के लिए भी काम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल लेवल का देख रहे हो। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे वाली बात हो गई तो वो काम तुम कर नहीं पा रहे हो। कहीं पर भी अगर हम एग्रीकल्चरल गुड्स की बात कर रहे हैं तो उन चीजों को यहां पर हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को वहां पर देख नहीं पा रहे। अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका सही से निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो भाई तुम्हारा फिर काम क्या है, ये तो वही बात हो गई ना भाई कि घर का मालिक कह के बने बैठे हैं, अब पता चला बहरे भी हैं और अंधे भी हैं। नहीं बेटा, घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं है, बट लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना कि पावर है लेकिन आता कुछ नहीं है। जैसे हमारे कुछ समय पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री जी थे, अरे बुर्बक थे, वो तो हैं, थे भी नहीं थी, अब समझ ही गए होंगे। एक मूवी आपने देखा होगा ढोल, उसमें राजपाल यादव को देखा है कि नहीं, कैसे रहता है वो जब ऑफिस में काम करने के लिए, अरे ये सब कहा है सर, साइन करना है, रखो रखो बाद में चेक करूंगा फिर साइन करूंगा, पान लेके आ, है कि नहीं, दिन भर खाना 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 खाना, है कि नहीं, गोटी कल्टी मार। तो उसी तरीके से यहां पर ये क्या था बेटा कि महान है बस पावर नहीं है, महान तो है बस पावर है नहीं। तो भाई तुम्हारा फिर रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आप जैसे देखो ना, मनमोहन सिंह जी के लिए कोई भी कुछ भी बोल दे प्रधानमंत्री के टाइम के लिए कि भाई ये नहीं किया वो नहीं किया, एक्चुअल में नहीं कर पाए क्योंकि करने नहीं दिया गया। नहीं तो अगर आज इंडिया खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह जी की बदौलत। अभी आगे जाके हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर एलपीजी की बात करेंगे हम लोग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। अगर उस टाइम में उन्होंने ये कंसेप्ट नहीं दिया होता तो इंडिया सरवाइव भी नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे इंडिया के पास जीने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था। फॉरेन रिजर्व्स की अगर बात करें तो सिर्फ 2 हफ्तों का रह गया था, $1.7 मिलियन बस। नहीं तो फिर वही पाकिस्तान और श्रीलंका को आज हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो भी हमारा एग्जाम्पल दे रहा होता, नहीं सरवाइव कर पाता। तो वहां पर कंसेप्ट इन्होंने ही दिया। मनमोहन सिंह जी 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, 1982 में। अब सोच के देखो, तो बिना नॉलेज के ही क्या, तो उनके जैसा तो व्यक्तित्व हकीकत में नहीं था। बट होता ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे नसीब वाले मिल जाते हैं जिनको उनका नसीब कहे और हमारा बदनसीब कहे, होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हर किसी, आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपकी तरक्की ना हो लेकिन आप ईमानदारी से उसके साथ हैं, तो ये आपके लिए भी तो नुकसानदायक है ना।
भले ही आप कितने भी ईमानदार रहे, लेकिन बाहर वाला जरूर बोलेगा ए वो तो खुद ही चोर होगा। नहीं बोल देता है, ऐसी बातें होती हैं। तो वो तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उनके जैसा आदमी तो आज तक ना हुआ है। दो ही तो अभी तक राजनीति में हमको आदमी अच्छा मिला, एक मनमोहन सिंह, एक अटल बिहारी। इसके अलावा तो जो मिलता है सब चिरकुटे दिख रहा है। हाँ नहीं है सही भाई, प्योर पॉलिटिशियन है वो, गुजराती है भाई, ठीक है ना। वो एक भाषण अगर देता है तो पहले सोच लेता है कि 4 को भाषण का एनर्जी कहां से आएगा। मोटा भाई है भाई, ऐसे नहीं है वो। हाँ, दोनों टकलू और उसका नहीं देखते हो, नायक मूवी की तरह। नायक मूवी का जोड़ी नहीं है बाबा नायक और तो तो क्या हुआ बेटा कि जब ये चीजें सही से नहीं चल पाई तो फिर क्या हुआ कि वो लोगों ने सोचा कि फिर मतलब सरकारों ने सोचा कि फिर इसको खत्म ही किया जाए। एक तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में दे रहा है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर रहा है, बिना सर्विसेज की बातें कर रहा है, और फिर भी ऊपर से ये सारी परेशानियां। तो ये दिक्कतें आई या नहीं आई, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। WTO आज नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि उसको शुरू करने का मतलब है मिनिमम 1.5 घंटा, ठीक है ना। क्योंकि अब इस टॉपिक के अंतर्गत ना जितना अभी तक लिखे हो इसका 1.5 गुना लिखना है, और सिर्फ WTO के अंतर्गत मिनिमम, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद नए साल में, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास है जो आपका एज पर शेड्यूल है, कल शायद लॉ का और अकाउंट्स का होगा ना। हाँ कल वो क्लास है। मेरी क्लास अब नए साल में होगी, कल हम लोग मिलेंगे भी, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, और फिर नए साल में नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके चलिए जी, बाय बाय। सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम, बाबा राकेश की तरफ से।